दोस्तों नमस्कार। मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर श्रुतिकोश पे। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारा टॉपिक चल रहा था, उसमें जो प्रमुख केंद्र अब बच गए हैं, काफ़ी की हमने डिस्कस कर लिया है। तो जो कुछ और केंद्र बच गए हैं उनकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं और एक साथ उन चीज़ों को हम यहाँ पर देख लेते हैं जो उनके बारे में मुख्य बातें हैं और जिनके बारे में लगातार प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं एग्ज़ामों में, तो उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सभ्यता के अन्य प्रमुख केंद्रों की। सभ्यता के अन्य प्रमुख केंद्रों की विशेषताएं। तो मैं आपको बिंदुवार ये लिखा देता हूँ, तो जिससे कि कंप्लीट हमारा ये सिंधु घाटी सभ्यता है वो कंप्लीट हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इलाहाबाद, और इलाहाबाद के अंदर यूपी के अंदर कौन सी मैंने बताई थी आपको, कोल्डी हवा। कोल्डी हवा, तो कोल्डी हवा से क्या मिले हैं दोस्तों? कोल्डी हवा पहले तो आप लिख लीजिए इलाहाबाद के निकट है ये, इलाहाबाद। और यहाँ पर क्या मिला है? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है, तो यहाँ से कोल्डी हवा से, जो कि इलाहाबाद के निकट है यूपी में, वहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इलाहाबाद का नाम भी आपको पता होगा दोस्तों, अब क्या किस नाम से इसको जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ की क्या विशेषता है दोस्तों? पहले तो मेहरगढ़ है कहाँ, मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाया था, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में मेहरगढ़ है और यहाँ पर विश्व के सबसे प्राचीनतम कृषि क्षेत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। विश्व में सबसे प्राचीनतम कृषि क्षेत्र के साक्ष्य ये प्राप्त हुए हैं दोस्तों मेहरगढ़ से। और दोस्तों यहाँ से ही एक ऐसी मोहर प्राप्त हुई है जो टेराकोटा से निर्मित थी, और ये संभवतः सर्वप्रथम ऐसी मोहर मिली है जो टेराकोटा से निर्मित है तथा स्टाम्प मोहर है। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुई दोस्तों? सर्वप्रथम ऐसी मोहर प्राप्त हुई है जो कहा जाता है कि टेराकोटा से निर्मित है तथा क्या है? स्टाम्प मोहर है, स्टाम्प मोहर है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी मेहरगढ़ के लिए है कि सबसे पहले तो यहाँ पे कृषि क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं और सर्वप्रथम ऐसी मोहर प्राप्त हुई है जो कि टेराकोटा से निर्मित है और स्टाम्प मोहर ये है। एक और अगर हम मेहरगढ़ की विशेषता की बात करें तो दोस्तों मेहरगढ़ में ही सबसे पहले जो व्यवस्थित कृषि प्रक्रिया है उसकी शुरुआत जो है वो यहाँ से मानी जाती है। तो क्या है ये? यहाँ से सर्वप्रथम हम बात करें तो व्यवस्थित कृषि प्रक्रिया की शुरुआत मानी जाती है। सर्वप्रथम कृषि प्रक्रिया की जो व्यवस्थित कृषि प्रक्रिया हम यूँ कहें तो उसकी शुरुआत जो है दोस्तों वो यहीं से मानी जाती है। और मेहरगढ़ तो आप जानते हैं दोस्तों है कहाँ पर? ये पाकिस्तान के अंदर है, और पाकिस्तान में भी कहाँ पर दोस्तों? बलूचिस्तान के निकट है ये, बलूचिस्तान के निकट। तो यहाँ से हमने ये कुछ विशेष जो चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई उनके बारे में बात की। नेक्स्ट हम एक पाकिस्तान के एक और स्थान की बात कर लेते हैं, आमरी। आमरी, तो ये भी कहाँ है? ये भी पाकिस्तान के अंदर ही स्थित है। और पाकिस्तान के जो आमरी स्थान है
यहाँ से क्या प्राप्त हुए हमें दोस्तों, यहाँ से हड़प्पा सभ्यता और उत्तर हड़प्पा सभ्यता और पूर्व हड़प्पा सभ्यता तीनों ही सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से प्राप्त हुआ हड़प्पा सभ्यता, उत्तर हड़प्पा सभ्यता और पूर्व हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता, उत्तर हड़प्पा सभ्यता और पूर्व हड़प्पा सभ्यता तीनों के ही अवशेष प्राप्त हुए हैं, तीनों के ही यहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो पाकिस्तान के आमरी स्थान से दोनों दोस्तों ये जो हड़प्पा सभ्यता है, उत्तर हड़प्पा सभ्यता और पूर्व हड़प्पा सभ्यता है, तीनों के ही अवशेष प्राप्त हुए हैं। और प्रश्न आ सकता है निम्न में से किस स्थल से हड़प्पा सभ्यता, उत्तर हड़प्पा सभ्यता और पूर्व हड़प्पा सभ्यता तीनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आंसर है हमारा दोस्तों आमरी पाकिस्तान। अब देखो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इसे याद रखना चाहें तो देखिए ये क्या है, आम। तो आम और हमारे पास आ रहे क्या, तीनों सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। तो आप सिंपल से यहाँ पे याद कर सकते हैं कि आम क्या आते हैं दोस्तों, तीनों मौसम में आते हैं ना, तीनों मौसम में। अब आपको ये तो ध्यान में प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता, उत्तर हड़प्पा सभ्यता और पूर्व हड़प्पा सभ्यता ये तीनों के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए। तो सीधा सा आप ये कहेंगे कि आम तीनों में, और जैसे ही आप आम तीनों मौसम में कहेंगे तो आम से आमरी स्थान जो है वो दोस्तों आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों एक और स्थल की, और वो है कौरजी। कौरजी, अब इस स्थल से क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, यहाँ से एक महत्वपूर्ण जो विषय वस्तु प्राप्त हुई वो है मत्स्य शैली से निर्मित मृद भांड। यहाँ से मत्स्य शैली से निर्मित जो मृद भांड हैं दोस्तों वो प्राप्त हुए हैं कौरजी से। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, मत्स्य शैली में निर्मित मृद भांड जानते हैं दोस्तों आप, इनको कहते हैं बर्तन जो है वो, तथा यहाँ से कच्ची ईंटों की रक्षात्मक दीवार भी प्राप्त हुई है। कच्ची ईंटों की रक्षात्मक दीवार भी प्राप्त हुई है। कच्ची ईंटों की रक्षात्मक दीवार भी दोस्तों यहाँ से प्राप्त हुई है। तो मेन चीज़ क्या यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि कौरजी में मत्स्य शैली से निर्मित जो मृद भांड है वो मृद भांड जो है दोस्तों यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये यहाँ पे हमारे लिए सूचना है। और इसके साथ साथ दोस्तों क्या प्राप्त हुआ यहाँ से प्राप्त हुआ कच्ची ईंटों की रक्षात्मक दीवार जो है वो प्राप्त हुई। तो ये कौरजी से हमें ये चीज़ें प्राप्त हुई। तो इसको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखो मत्स्य शैली, मत्स्य मतलब क्या होती है, मछली, और कौरजी, तो मत्स्य शैली से निर्मित मृद भांड प्राप्त हुए हैं। तो आप इसको सिंपल से याद कर सकते हैं, कोट दीजिए या कौरजी या कह सकते हैं इसको। तो सिंपल याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं मत्स्य क्या कहते हैं, मछली को। तो मछली को कोट में डाला, मछली को कोट में डाला। अब देखो मछली यानी मत्स्य शैली और कोट मतलब कौरजी। तो सीधा सा ये याद आ जाता है हमें कि मछली को कोट में डाला मतलब मत्स्य शैली कहाँ से प्राप्त हुई, कौरजी से प्राप्त हुई, कौरजी से प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा आई थिंक आपको। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों एक और सभ्यता की। ये दोस्तों मैं मुख्य विशेषता इनकी आपको बता रहा हूँ, जो कि प्रश्न कई बार जिनके बारे में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं के अंदर भी ये जो प्रश्न हैं इनके बारे में पूछे जा सकते हैं। उनके बारे में जो चर्चा है मैं यहाँ पर मुख्य आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि हमें अपने कोर्स के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें देखनी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों रहमान डेयरी की। रहमान डेयरी, और ये रहमान डेयरी कहाँ है दोस्तों, ये है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये रहमान डेयरी है
और यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो रहमान डेयरी है, यहाँ से वर्गाकार अस्थि मोहरें प्राप्त हुई है। और यहीं पर दोस्तों मृद भांड जो हैं वो काफ़ी अधिक संख्या में जो चित्राकृतियाँ बनी हुई है, ऐसे मृद भांड जो है वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से महत्वपूर्ण क्या प्राप्त हुए दोस्तों, हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण यहाँ से जो चीज़ मिली वो मिली वर्गाकार अस्थि मोहरे और मृद भांडों पर अधिक संख्या में चित्राकृतियां प्राप्त हुई है। वर्गाकार अस्थि मोहरें प्राप्त हुई है और मृद भांडों पर अधिक संख्या में चित्राकृतियां जो है वो रहमान डेयरी से प्राप्त हुई है। और रहमान डेयरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, रहमान डेयरी स्थित है आपका पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान के रहमान डेयरी से प्राप्त हुए हैं दोस्तों वर्गाकार अस्थि मोहरें, और इसके साथ साथ यहाँ से मिले हैं मृद भांडों के ऊपर अधिक संख्या में चित्राकृतियाँ। ये चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं दोस्तों, और इनको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्न जो है सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि वर्गाकार अस्थि मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है, या फिर अधिक संख्या में चित्राकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है, या फिर अभी पीछे हमने बात की मत्स्य शैली जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, मत्स्य शैली से निर्मित जो मृद भांड है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, या फिर ईंटों की रक्षात्मक दीवारें कहाँ से प्राप्त हुई है। ऐसे जो प्रश्न हैं वो सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो इन चीज़ों को आपको देखना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों एक और मुंडीकाक। मुंडीकाक, सौतगोई मुंडीकाक मैंने आपको दो बताए थे, और ये कहाँ स्थित है, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान में सौतगोई और मुंडीकाक। आसोमू मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आसोमू, तो सौतगोई और मुंडीकाक। अब मुंडीकाक में क्या चीज़ें प्राप्त हुई उनके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। दोस्तों मुंडीकाक जो कि अफगानिस्तान में स्थित है, यहाँ पर ये जो नगर है दोस्तों, ये कारवा नगर के नाम से भी जाना जाता है। पहली चीज़ तो हम बात करें, कारवा नगर के नाम से भी जाना जाता है। और ये स्थान जो है वो ईरान का एक शहर है, ईरान का एक स्थान है, शहर सोखला। उस स्थान से ये स्थल मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो किससे जुड़ा हुआ है, ईरान के शहर सोखला। देखिए नाम ऐसे ही रहेंगे, ईरान की बात करें या अफगानिस्तान की बात करें या पाकिस्तान की बात करें तो नाम इसी तरह के मिलेंगे। शहर सोखला, शहर मतलब जो नगर है वहाँ का शहर है, और कौन सा है, सोखला, शहर सोखला। ये स्थान से स्थल मार्ग से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ पर पत्थर का महल प्राप्त हुआ। पत्थर का महल यहाँ से प्राप्त हुआ, और यहीं पे दोस्तों नहरों को निकालने का भी एक साक्ष्य जो है वो यहाँ से मिलता है। नहरों को निकालने का साक्ष्य वो भी आपको यहीं से प्राप्त होता है, मुंडीकाक से। तो मुंडीकाक से क्या देखा हमने मुंडीकाक के बारे में, मुंडीकाक के बारे में हमने देखा कि दोस्तों ये जो मुंडीकाक है ये कारवा नगर अफ़गानिस्तान के अंदर स्थित है, जिसको कारवा नगर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ईरानी शहर सोखला के स्थल मार्ग पे ये स्थित है और उससे जुड़ा हुआ है और पत्थर के महल जो है वो मुंडीकाक में पाए गए हैं, और नहरों को निकालने के साक्ष्य भी जो है वो यहाँ पर मिले हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो हमने बात की, महत्वपूर्ण हमारे जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो केंद्र हैं उनके बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी थी हमारी। अब एक चीज़ दोस्तों, ये जितनी भी हमारे हमने सभ्यता स्थलों की बात की वो पढ़े तो गए होंगे, जाहिर सी बात है। तो पढ़े गए हैं तो आखिर इनको पढ़ने में कौन सी लिपि को काम में लिया गया। लिपि की बात करें भाई, इस लिपि को पढ़ा कैसे गया, इस लिपि का क्या अस्तित्व है उसकी तो हम बात करें। तो आइए हम देखते हैं अब लिपि के बारे में। तो लिपि की जब हम बात करते हैं तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हम ये बात करें कि इस लिपि का, सिंधु लिपि का
उद्वाचन या वाचन, ये किसके द्वारा किया गया? सिंधु लिपि का उद्वाचन। तो ये किया गया दोस्तों आई महादेवन द्वारा, आई महादेवन द्वारा। ये सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैं आपको वैसे ही ये बता रहा हूँ उसी आधार पर। अब एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि सिंधु लिपि का प्रथम या फिर प्राचीनतम नमूना कब प्राप्त हुआ? तो कब प्राप्त हुआ? ये हुआ दोस्तों 1853 में। 1853 में ये प्राप्त हुआ। और इस लिपि की पूरी जानकारी कब मिल पाई? पूरी जानकारी, प्रथम नमूना तो प्राप्त हुआ 1853 में, और पूरी जानकारी मिल पाई दोस्तों ये थी 1923 में इसकी पूरी जानकारी मिल पाई। अब किन से इनकी जानकारी मिली? देखिए कुछ ना कुछ चीज़ों के ऊपर ये लिखी हुई रहती थी। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए। किससे प्राप्त हुए? ये प्राप्त हुए दोस्तों मोहरों और मृद भांडों से। जो मोहरें थी, मोहरें और मृद भांड, इनसे ये जो लिपि है उस लिपि के नमूने प्राप्त हुए। ठीक है। फिर दोस्तों इसमें एक जो पद्धति है वो आती है, और वो पद्धति आती है दोस्तों बुस्टोफेदन। बुस्टोफेदन ये एक पद्धति है, पीछे भी हमारा एक ये नाम आया था बुस्टोफेदन। तो ये है क्या दोस्तों? इस पद्धति में क्या होता है, सिंधु लिपि इसी पद्धति में लिखी गई है। इसी पद्धति में सिंधु लिपि जो लिखी है वो बुस्टोफेदन पद्धति के अंदर ही ये लिखी गई है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें प्रथम जो पंक्ति है वो दाईं से बाईं ओर, और दूसरी पंक्ति जो है वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भाई बुस्टोफेदन विधि है क्या, ये तो हमें पता चले। तो बुस्टोफेदन विधि क्या है? इस जो पद्धति है इसके अंदर सिंधु लिपि जो है वो पूरी की पूरी इसके अंदर लिखी गई है। और इसमें क्या किया गया है, इसमें जो लिखावट है वो इस प्रकार है कि प्रथम पंक्ति दाईं से बाईं ओर चलती है और फिर दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। तो इस प्रकार जो लिपि है ये लिखी जाती है। अब यहीं पे एक और व्यक्ति हुए दोस्तों, वो थे रेवरेंड हैरिस। रेवरेंड हैरिस, ये रेवरेंड हैरिस कौन है दोस्तों? रेवरेंड हैरिस जो हैं वो सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और फिर उसका तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले जो शख्स थे वो ये रेंड्रस हैरिस ही थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंधु लिपि को पढ़ा, सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ा। तो बाएं से दाएं इन्होंने पढ़ा और फिर उसे तमिल भाषा में परिवर्तित किया। तो तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले जो विद्वान हैं वो भी रेवरेंड हैरिस हैं और इन्होंने सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ा। अब और क्या विशेषताएं हैं इस लिपि की और देख लेते हैं हम। एक दो विशेषताएं इसकी और बच गई है दोस्तों। इसकी एक विशेषता यह है कि जो सिंधु लिपि है उस सिंधु सभ्यता की लिपि का प्रकार क्या है। सिंधु सभ्यता की
लिपि का प्रकार। और ये लिपि का प्रकार क्या है दोस्तों? यह है भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक प्रकार की जो लिपि है सिंधु सभ्यता की लिपि, वो भाव चित्रात्मक प्रकार की है। और ये जो लिपि है ये किसके समकक्ष मानी जाती है, किसके समरूप मानी जाती है, किसके सर्वाधिक निकट मानी जाती है? तो ये लिपि जो है सर्वाधिक मानी जाती है हड़प्पा कालीन लिपि सर्वाधिक निकट या समरूप। तो ये किसके समरूप या सर्वाधिक निकट है? हड़प्पा कालीन लिपि के। और कौन सी है ये? द्रविड़ लिपि। द्रविड़ लिपि जो है वो हड़प्पा कालीन लिपि के सर्वाधिक निकट या फिर समरूप जो है वो मानी जाती है दोस्तों। अब देखिए यहाँ से सिंधु लिपि के मूल चिन्ह प्राप्त हुए हैं। और ये सिंधु लिपि के मूल चिन्ह कितने? सिंधु लिपि के मूल चिन्ह जिनके आधार पर ये जो लिपि है वो लिखी गई है, तो मूल चिन्ह कितने हैं? ये है दोस्तों 64। ठीक है। और फिर एक और यहीं पे बात कर लेते हैं कि सिंधु लिपि में अक्षर कितने? सिंधु लिपि में अक्षर, तो ये अक्षर है दोस्तों 250 से 400। ठीक है। और साथ में किस आकृति को यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलना है? तो सिंधु लिपि में सबसे ज़्यादा अक्षर की आकृति ये है दोस्तों यू आकृति। अंग्रेजी का जो यू है ना, इस तरह से इस जो अक्षर की आकृति है वो सबसे ज़्यादा अक्षर इसी आकृति के मिले हैं सिंधु लिपि के अंदर। और प्रचलित चिन्ह की भी हम बात कर लेते हैं। सिंधु लिपि का प्रचलित चिन्ह कौन सा है? चिन्ह कौन सा है? तो सिंधु लिपि जो लिपि है उसका प्रचलित चिन्ह है दोस्तों मछली। मछली इसका प्रचलित चिन्ह है। तो इससे एक चीज़ तो पता चलती है कि जो लिपि यहाँ पे मिली है, तो लिपि मिलने का सीधा सा क्या मतलब हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे वो दोस्तों लेखन कला से परिचित थे। और लेखन कला से परिचित होने के कारण ही जो मृदभांडों के ऊपर या जो मोहरों के ऊपर इन्होंने चीज़ें लिखी है, उसके आधार पर हमने जो है इस जितनी भी इन्होंने लिपि के बारे में जो सूचना दी वो पढ़ी गई और पढ़ने के बाद वो चीज़ें हमें मिली। तो उसका सीधा सा जो प्रमाण मिलता है वो यही मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे वो लेखन कला से परिचित थे, लेखन कला उनको आती थी। तो ये दोस्तों लिपि के बारे में हमने बात की। अब एक चीज़ और हम यहाँ देखें कि जो लंबाई चौड़ाई की पद्धति थी दोस्तों, सिंधु सभ्यता आप जानते हैं कि नगरीय ये जो योजना है और इसमें ईंटों को रखने की भी एक पद्धति थी। तो इस ईंटों को रखने की पद्धति को क्या कहा जाता था? ये मैं एक यहाँ पे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि सिंधु सभ्यता में ईंटों को बारी बारी से लंबाई और चौड़ाई में रखने की पद्धति, तो ये रखने की एक पद्धति थी। और इस पद्धति का नाम क्या था दोस्तों? इस पद्धति का नाम था इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड ये इस पद्धति का नाम था। तो ये एक कुछ जानकारी हमने यहाँ पर देखी दोस्तों कि ये किस प्रकार ये जो ईंटें थी उन ईंटों को रखा जाता था। और ये लंबाई और चौड़ाई में एक रखने की पद्धति थी जिसको पद्धति को कहा जाता है इंग्लिश बॉन्ड।
तो इंग्लिश बॉन्ड ये इसकी पद्धति है। और साथ में एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ दोस्तों, ये जितने भी नगर बनाए गए हैं, ये पद्धति तो ये काम में ली है इंग्लिश बॉन्ड, लेकिन ये नगर नियोजन की जो पद्धति है उसमें काफ़ी चीज़ों को देखा गया। तो उस चीज़ को और हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो नगर नियोजन किया गया, नगर नियोजन, उसमें कुछ विशेष प्रकार की चीज़ें इन्होंने काम में ली। क्या चीज़ें काम में ली? पहले तो हम ये बात करें कि आखिर नगर नियोजन किस पर आधारित था। तो दोस्तों ये नगर नियोजन जो था वो जाल पद्धति पर आधारित था। जाल पद्धति पर जाल बना दिया जाता था, जिससे क्या है वो इस तरह की लगी, जैसे लंबाई चौड़ाई में रखने की पद्धति थी ना, तो इनसे अपने आप एक जाल पद्धति जो है, जाल के आधार पर ये निर्माण हो जाता था। और यहाँ पर जो प्रथम सड़क और पूर्वी सड़क का मिलन स्थान था उसको क्या कहा गया? ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया। यहाँ पर प्रथम जो सड़क मिली, प्रथम सड़क व पूर्वी सड़क के मिलन स्थान को क्या कहा गया? ऑक्सफोर्ड सर्कस, ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया, ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया। और सड़कें क्या करती थी दोस्तों? सड़कें यहाँ पर समकोण में काटती थी एक दूसरे को, सड़कें एक दूसरे को समकोण में काटती थी। और जिस हमने प्रथम सड़क की बात की, ये प्रथम सड़क है क्या दोस्तों? ये प्रथम सड़क जो है नगर की क्या थी? नगर की प्रमुख सड़क थी। भाई प्रथम कौन सी होगी? जो प्रमुख होगी, जो जाने का एक रास्ता, जो मेन रास्ता है, जिसको हम कहते हैं भाई ये हमारा मेन गेट है या ये हमारा मेन रास्ता है, तो वो मेन रास्ता जो है वही क्या है? वो प्रथम सड़क होगी। और तो ये नगर की जो प्रमुख सड़क है वही प्रथम सड़क कहलाती थी। और इसमें एक विशेषता और थी, नगर नियोजन की एक महत्वपूर्ण विशेषता और थी यहाँ पर, और वो ये विशेषता थी कि यहाँ पे दोस्तों घरों में जो होते थे, घरों के जो दरवाजे थे, दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, यानी पिछवाड़ा कहते हैं ना अपन, पिछवाड़े की ओर खुलते थे, पीछे की तरफ खुलते थे। तो ये कुछ नगर नियोजन की भी कुछ विशेषताएं यहाँ पर है दोस्तों इनकी। तो दोस्तों ये हमने सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक के जितने भी स्थल हैं उनके बारे में हमने बात की, जो प्रमुख प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में, और इसके साथ साथ हमने जो लिपि है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की, नगर नियोजन के बारे में चर्चा की। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा है आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर हम इस सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।